बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। एक नई सुबह आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। रब का शुक्र कि रब ने हमें नसीब किया कि हम एक और नया दिन देख सकें, एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी की तरफ जो है वो अपना एक और कदम जो है वो बढ़ा सकें। कुछ लोगों का कहना यह है कि उम्र की अलामत होते हैं, तो ऐसा तो है, ये तो एक हकीकत है। अब इस हकीकत को बैठकर खौफज़दा हुआ जाए या इस हकीकत को मान कर जो है वो ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ बढ़ा जाए, ये सोच जो है अब उसको आपने किस तरह इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर, ये अब आपके ज़र्फ़ पर बात आ जाती है। लेकिन आई थिंक समझने की बात यही है कि जो भी है, जैसा भी है, वो सब यही है और इसमें रहते हुए ही हमें अपने रिश्तों को भी निभाना है, अपने प्यारों के साथ भी रहना है, उन लोगों के साथ भी रहना है जो शायद कहीं ना कहीं हमें दुख देते हैं, हमें तकलीफ़ देते हैं, लेकिन हम जवाबदेह हैं रब के आगे उन लोगों के साथ हमने कैसा निभाया। यकीनन हमारे दीन इस्लाम ने हमें बहुत सारे रास्ते ऐसे बताए हैं कि आप इस तरह रिश्तेदारों के साथ, अपनों के साथ जो है वो सलूक कीजिए, हुस्न सलूक के साथ पेश आइए। लेकिन हाँ, जब लोग आपको तकलीफ़ देने लग जाएं, जब आपको मुश्किल में लाने लग जाएं, जब आपको उनसे अजियत होने लगे, आप उनकी वजह से तकलीफ़ में आने लगे, तो भी आपको जो है वो राह फ़रार के मुख्तलिफ़ रास्ते जो हैं, जो शरीयत ने बताए हैं, उनको आप इख्तियार कर सकते हैं। क्योंकि यकीनन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग होंगे जो उनको तकलीफ़ दे रहे होंगे, और शायद ऐसा हो कि हमारी वजह से भी किसी को तकलीफ़ हो रही हो। कुछ रिश्ते जो रब ने खून के मुख्तस करके भेजे मेरे लिए या आपके लिए, मैं और आप जवाबदेह हैं कि हमने उनके साथ किस तरह का सलूक किया। कुछ उनके हुकूक़ हैं, कुछ हमारे फ़राइज़ हैं जिनकी ज़िम्मेदारी हमें पूरी करनी होती है। इसी तरह रब का बनाया हुआ एक सबसे हसीन रिश्ता जो इस दुनिया में हम आकर जो है वो बनाते हैं, और वो होता है एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप। सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है इस दुनिया का, कहना चाहिए कि दुनियावी एक मजबूत तरीन रिश्ता है, जहाँ पर जो है वो 3 लफ्ज़ कहने के बाद 2 लोग एक दूसरे के लिए बंध जाते हैं, एक दूसरे से उनका ताल्लुक़ जुड़ जाता है। वो रूहानी हो, उनके लिए कहा जाता है कि आसमान से बन के जो है वो रिश्ते नीचे उतरते हैं। लेकिन इस ज़मीन पर जब उन रिश्तों को आपस में मिलाया जाता है, तब ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी सोच है कि सब चैरिश करते हैं। अब आप देखें, शादियों का सीज़न चल रहा है, लोग खुशियाँ मना रहे हैं, हर जगह पर रौनकें हैं, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, ससुराल, अपने सब लोग खुश हैं। 2 लोगों को मिलाने के लिए इतनी तक़व्वुद की जाती है, इतनी वैल्यूज़ का ख्याल किया जाता है, इतना एहसास ज़िम्मेदारी को जो है नज़र में रखा जाता है। लेकिन उसके बाद आखिर ऐसा होता क्या है कि वही 2 लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ रहने को नापसंद करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहना जो है वो उनके लिए मुश्किल बन जाता है। इट डिपेंड्स, शायद कहीं कुछ जगहों पर औरत गलत होती है और कुछ जगहों पर मर्द गलत होता है। इट डिपेंड्स कि सोसाइटी का प्रेशर किस तरह का है। लेकिन जब वो 2 लोग अलग होते हैं तो भी कुछ तरीक़ेकार मुख्तस किए गए हैं कि अगर आप नहीं रह सकते तो ठीक है, एक नापसंदीदा अमल है, लेकिन हलाल कहा गया, आप तलाक़ ले सकते हैं या खुला का ऑप्शन औरत के पास मौजूद है। बट इन तमाम चीज़ों के बीच की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना, उनको आपको कैसे डील करना है। अगर आपने एक औरत को छोड़ दिया है तो क्या बस अब आप बरी जमा हो गए? आपने चाहे किसी वजह से या बग़ैर किसी वजह से, अगर आपने एक औरत को जो आपके निकाह में थी आपने उसको छोड़ा है या उसने आपसे खुला लिया है, तो फिर उसके बाद क्या ज़िम्मेदारियाँ बनती है, मेंटेनेंस क्या चीज़ होती है, इस पर जो है वो आज हम बात करेंगे। मैंने ये तमाम तमहीद इसीलिए बांधी क्योंकि रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, उनको मत तोड़ा कीजिए। लेकिन अगर आप इस लेवल पर आ गए हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस पर इंशाल्लाह आज जो है वो हम बात करेंगे। लेकिन बस यही कहूँगी कि अपने रिश्तों को जितना हो सके उनको संभाल कर और बचा कर रखें, क्योंकि आज लीगल मैटर पे बात हो रही है। तो मेरे एक ऐसे, मैं इनको हमेशा कहती हूँ मेरे लिए भाई जैसे हैं, बहुत बेहतर तरीके से जो है वो लीगल इशू को, और इनकी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि जितना हो सके ना ताल्लुक़ बच जाए, जितना हो सके आप अपने घरों में रहें, अपनी इज़्ज़त, अपनी हुर्मतों को, अपनी इस्मतों को बचा के रखें। मेरे साथ मौजूद है लियाकत साहब, इनको वेलकम करते हैं, एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह के इस शुक्र है। नए साल में आज आप पहली बार आए हैं, तो आपको नया साल मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी नया साल मुबारक हो। मेरी तरफ से जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को नया साल मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये नया साल जो है ना खैर आफियत से गुजरे, मुल्क में अमन व अमान हो, हमारे मुल्क तरक्की करे, डेवलपमेंट हो जो है ना, और एक अच्छा साल जो है ना हम इसको पाएँ जो हमारे लिए मुफीद साबित हो जाए। हाँ, और जिस तरह अभी हम जिक्र करते हैं ना शादियों का, अल्लाह करे जो रिश्ते जुड़ रहे हैं, जो रिश्ते जुड़े हुए हैं वो और मजबूत हों, और इस तरह की कोई भी जो है वो बुरी खबर चाहे हमारे घरों से हो या हमारे मुल्क से हो हमें सुनने को ना मिले। यही दुआ हम करते हैं, हर शख्स यही सोचता है अपने लिए भी और अपने इस मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। एक और ख़ातून मेरे साथ मौजूद हैं जिनका मामला यही है कि प्यारा सा रिश्ता जोड़ा गया, बहुत सारे ख्वाब सजाकर एक शख्स के घर ये रुखसत होके गई, इज़्ज़त के साथ गई, बिहा के गई, रिश्ता लिया गया, इनको लेके जाया गया, लेकिन उसके बाद मामलात ऐसे हुए कि इनको उस रिश्ते को तोड़ना पड़ा या वो डोर टूट गई। वो क्यों हुआ ये भी इनसे हम जानेंगे, और अब ये किस प्रॉब्लम में है ये भी वो खुद ही आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करेंगी। रुबीना साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आपको भी नया साल मुबारक। खैर मुबारक। और आपके क्या मसाइल हैं ये कुछ हद तक तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपके लिए भी यही दुआ करूँगी कि ये नया साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए और तमाम मुसीबतें जो है वो ऐसे झड़ जाए जैसे कभी आपकी ज़िंदगी में थी ही नहीं। आमीन। निशान तो रह जाते हैं ना, दुखों के निशान रह जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, खुशियाँ जो हैं वो इंसान के लिए इतनी एनर्जी लेकर आती हैं कि शायद वो निशान भी जो है वो अक्सर जो है वो नम पड़ जाते हैं, आप उनको महसूस भी नहीं कर पाते। लियाकत भाई, पहले तो मुझे बताइए जो मेंटेनेंस का केस होता है ये किस लेवल पर आकर जो है इस पर बात की जा सकती है, या रिश्ते में किस तरह का लेवल आ जाता है कि जब एक शख्स ये कहता है कि अब मेरी मेंटेनेंस जो है वो मुझे दी जाए? देखिए, बात यह है कि मेंटेनेंस तो अगर दो मियाँ बीवी की शादी होती है और मेंटेनेंस जो जिम्मेदारी होती है वो होती है शोहर की, जो ना वो अपनी बीवी का जो मेंटेनेंस नान नुफ्का है, इसके अलावा बीवी का इलाज मुआवजा है। बीवी अगर कुछ शख्स शादी करके लेकिन वो थोड़े वालदा के कहने पे आ जाते थे, यानी कि मारपीट शुरू कर देनी, आज से लड़ाई झगड़े होते थे, बेटी होने वाली होगी तो उस टाइम भी मारा मुझे उन्होंने ना, वो खर्चा बिल्कुल नहीं देते थे। आपकी फुप्पो जो थी वो सो कॉल्ड वो जो एक फुप्पो वाला इमेज बना हुआ है कि फुप्पोएं जो हैं वो वैसे तो बहुत अच्छी होती हैं, प्यारी होती हैं, लेकिन हमने कुछ रिश्तों को ना बड़ा वो कर दिया है कि ये ऐसा ही होगा। तो पहले क्या फुप्पो प्यार करती थी, ख्याल करती थी, जब वो सास बन गई तो उनका रूप बदल गया, ऐसा कह रही हैं आप? ऐसा हुआ नहीं, वो फुप्पो तो थी लेकिन हमारा आना जाना बहुत कम था, वो पसंद नहीं करते थे आना जाना, यानी कि हम कभी आना जाना हुआ नहीं था, हालांकि पास रहती थी लेकिन रिश्ते अब्बू वालों ने किए, आना जाना नहीं था, फिर भी आपने कहा आपके घर वालों ने कहा शादी कर दो। दरअसल हम दो बहनें थी, अम्मी ने अपनी सिस्टर की तरफ बाजी की कर दी, तो अब्बू ने चाहा कि मैं भी अपनी बहन की तरफ कर दूं, हालांकि अब्बू के साथ तो अच्छी थी। तो फिर वहाँ जब मेरी शादी होगी तो बाद में मुझे ये पता चला कि मेरे हस्बैंड एंगेजमेंट हो चुकी थी, मेरे जो शोहर थे वो चाहते थे, फुप्पो वाले चाहते थे कि इन्हें तोड़ दे, शादी करना नहीं चाहते थे। अच्छा, वो आपसे अपने बेटे की फुप्पो शादी करना नहीं करना चाहती थी। ये तो मुझे शादी के बाद पता चला ना, वहाँ जाकर जब वो आपस में लड़ रहे थे कि भाई हम तो चाहते ही नहीं थे शादी करना, ये आपने जोरी की है। ओके जी, वो मेरे हस्बैंड ने जोरी शादी की है ना। अच्छा। तो फिर इसी तरह से वो बर्दाश्त नहीं करती थी, लड़ाई झगड़े, ये वो बेटी पैदा होगी, वो खर्चा वर्चा भी कुछ भी नहीं दिया। तो 4 महीने की बच्ची थी, जब मेरे शोहर ने मेरे पे हाथ उठाया तो मैं सोफे पे यूँ लगी तो चोट लग गई। तो फिर ज़ाहिर है अब्बू को कॉल की, अब्बू आए, अब्बू ने जो पोजीशन मेरी देखी तो क्या उन्होंने मुझसे पूछा क्या फैसला है आपका? मैं कहा अब्बू मैं नहीं रहना चाहती, और ऊपर से ये कहते रहते जी। अच्छा। और मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अब्बू ने ये कहा जो आप चाहती हो वैसे ही करो, बच्ची है, बच्ची आप ले चलो, आप छोड़ना चाहती हो आपकी मर्जी है। मैं अपनी बच्ची को ले गई। तो उसके बाद मैंने ये फैसला कर लिया कि मैंने ज़िंदगी नहीं गुजारनी इसके साथ, रोज़ कहना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फाइनल मैंने सोच लिया कि अब मैंने इसे खुला ले लेनी है, तो मैंने खुला का केस दायर करवा दिया। कितना मुश्किल होता होगा ना एक शख्स जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके आप निकाह में हैं, जिसको आपको लगता होगा कि यही तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ देगा, यही तो मुझे लोगों से बचाएगा, और वो आपको हर रोज़ ये कह रहा हो मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, 3 लफ्ज़ कह के मैं तुम्हें फारिग कर दूंगा। मतलब आपको नफरत आती है, ये सोच भी आपके ज़हन में आ जाए, रहना ही मुश्किल हो जाता है उस टाइम इस घर में। और मुझे एक दिन भी वहाँ अपनायत का महसूस नहीं हुआ कि ये मेरा घर है,
या वाकई यहाँ मेरी, यानी कि एक बंदे को होता है ना सुकून होता है ये मेरा ही घर है, मैं इस मालिक क्यों इस घर की या जो भी है, लेकिन ये फील नहीं हुआ। वो यही कोशिश करते थे ये अपने वालिदैन। कोई बात नहीं, अगर एक औरत सोचे कि मैं मालकिन उस घर की, उसको तो उसका भी हक बनता शादी है। होती है, यही आप सोच आपके के घर में भी कहते हैं कि आप रुखसत होके दूसरे घर जाएंगी, आपका घर वही है, आपका वो घर है, वहाँ अगला बंदा कहता है हम तो कोई बात नहीं। अगर एक ये हर औरत, कोई चाहे वो कहीं पे भी रहती है, किसी भी तबके से ताल्लुक रखती है, वो यही सोचती है कि जब मैं अपने शौहर के घर जाऊंगी तो वो मेरा घर होगा। और मेरे ख्याल से इस सोच में कोई वो नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अब आप देखें ना कि वो कह रही है कि मेरी शादी होके गई तो मुझे मेरी सास भड़काती थी जो ना, और वो शादी से पहले, एंगेजमेंट से पहले ही जो ना वो चाहते थे कि शादी नहीं हो जो ना, अगर आपको नहीं करनी थी फिर आपने शादी क्यों की? एक बार रिश्ता खत्म करते। फिर आप जो ना हाथ उठा रहे हो, साथ साथ जो ना आप देखें तलाक देने का हक है मर्द को, लेकिन बिला वजह या विदाउट रीज़न जो है ना आप रोज़ाना किसी को धमकियां दें, मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, तो वो कैसे आपके घर में जो है ना, वो कैसे आपकी बीवी आपके साथ जो है ना वो रहेगी, या किस तरह जो है ना उसको क्या फील करेगी जो ना, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं घर वालों को? जो आप वालदा के कहने के ऊपर कहते हैं जी मैं आपको छोड़ दूंगा, तो भाई आप खुद समझदार हैं, अब वो आपके घर की इज्जत है, आपकी इसके अलावा रिलेटिव है, आप अगर कोई गलत फैसला करते हैं तो आप यकीन करें दो खानदानों में दरारें पड़ जाती हैं, दुश्मनियां बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, वो कहते हैं ना कि आप पैसा ना दें, आप मोहब्बत ना दें, लेकिन जिस दिन आप इज्जत खत्म कर देते हैं ना, उस दिन फिर एक औरत गुजारा नहीं कर पाती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और मैं इस वक्त मुखातिब होना चाहूँगी अपने तमाम बड़ों से, बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ। मैं यकीनन कोई नहीं होती किसी को भी कुछ कहने वाली, लेकिन हाँ, इस कुर्सी पर बैठकर इतनी सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ, मैं माशरे में इतना कुछ देखती हूँ, तो मैं बस ये सुन के मेरी बात को ऐसा समझिएगा कि ये कौन कह रहा है ये मत देखें, ये सोचिएगा कि अगर मैंने कोई सही बात कही है तो उसको ज़रूर अपनाएं। आप चाहे माँ हो चाहे बाप हो, उनके लिए उनका ख़ानदान बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने रिश्तेदारों को मान दें, उन्हें इज़्ज़त दें, आपका घर है, आप उनको बुलाएं, उनसे मिलें, लेकिन अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों पर कभी कुर्बान ना करें। पहले आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, बाद में आपके रिश्तेदार हैं। जो आपकी औलाद की इज़्ज़त नहीं करता, वो सोचें फिर वो आपको किस लेवल पर रखता होगा। ऐसे बेशुमार केसेस हैं जहाँ एक माँ अपने भाई के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए, या अपनी बहन के साथ रिश्ता बचाने के लिए अपनी औलाद को वहाँ भेज देती है, और उसके बाद बड़ा बदतरीन सलूक होता है। और इस केस में मैं ये नहीं कह रही कि मैं इनके वालिदैन की नीयत की कोई बात कर रही हूँ, मैं एक ओवरऑल आपके सामने पिक्चर रख रही हूँ कि पहले जो आपकी फैमिली है, जो आपके बच्चे हैं, वही आपके अपने हैं। रिश्तेदारों का भी ज़रूर हक निभाइए, पूरा कीजिए, लेकिन अपने बच्चों के लिए बेहतर ज़रूर सोचिए। लेकिन ये जो रिश्तों की जो बॉन्डिंग है ना, अपने ख़ानदान को बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, करना भी चाहिए, रिश्तेदारों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन औलाद नहीं कुर्बान करनी चाहिए। आपको पता होता है रिश्तेदार के। असल में देखें, जो पुराने वक्त के जो लोग हैं ना, उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी, देखें वालिदैन कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उनका हमेशा कोशिश ये होती है कि हमारे अगर बेटा है तो वो अपने ख़ानदान के अंदर जुड़ा रहे, उसके ख़ानदान के अंदर शादी, ख़ानदान से बाहर नहीं जाए, क्योंकि कोशिश वो ये करते हैं ताकि खुशी में गमी में, अब बाहर जो रिश्ते लोग करते हैं ना उसके अंदर जो है ना काफ़ी, क्योंकि जो पुराने वक्त के शहरों के अंदर तो माशाल्लाह मैं यहाँ देखता हूँ लोग पूरी मालूमात करते हैं, ख़ानदान से बाहर भी शादी करते हैं और अच्छी शादियाँ चल रही हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पे जो ना। गाँव देहात के अंदर खासतौर पे जो कल्चर है ना, उनकी कोशिश ये है कि अगर वो अपने ख़ानदान से बाहर कहीं रिश्ता दे दें तो फिर ख़ानदान वाले नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं देखिए जी इसने अपनी बेटी जो है ना दूसरे ख़ानदान में दे दी है, उससे कता ताल्लुक़ कर लेते हैं या उसको अच्छा नहीं समझते। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा वो कोशिश करते हैं मेरी बेटी या तो चाचे के घर जाएगी या मामा के घर जाएगी या ख़ानदान के अंदर उसी इलाके के अंदर उसी गाँव में कोशिश करते हैं। लड़कियों को नहीं पढ़ाते क्योंकि उनके पास ख़ानदान में इतने पढ़े लिखे लड़के नहीं होते, वो मजबूर हो जाते हैं। अब लड़की की उम्र के हिसाब से बेजोड़ शादियां करते हैं, लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है, लड़की बड़ी होती है, लड़का छोटा होता है, बेजोड़ शादियां होती हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ शादियां कामयाब भी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनका अंजाम यही होता है, जैसे अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि वो शादियां नाकाम हो जाती हैं। उसके बाद और दो खानदानों के अंदर एक दरार पड़ जाती है जो ना, उसमें नुकसान किसका होता है? दोनों फैमिलीज का होता है जो ना। उस बच्ची का नुकसान होता है जो उनकी
रिश्तों की भी चढ़ जाती है या खानदान की भी चढ़ जाती है। अब आप कह रहे हैं चलो शहरों में तो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, अब इनके केस में अगर आप देखें इनको फुफो के घर भेजा गया तो बाप जो है वो क्या अपनी बहन के सुलूक को नहीं जानता होगा? भाई और बहन का तो है ही इतना प्यारा रिश्ता कि बहन तो भेदी होती है अपने भाई की कि माँ से छुपा के भाई की तमाम राज अपने पास रखने हैं, तो वो उनको अंदाजा होगा। लेकिन अक्सर लोग बदल भी जाते हैं जब रिश्ते तब्दील होते हैं। तो आप जिस तरह कहती थी आप लोगों का इतना मिलना जुलना नहीं था, लेकिन ये मामला हो गया, आपकी फप्पो ने आपका साथ नहीं दिया, उनकी कोशिश थी कि आपका घर खराब हो जाए जी। आप अपने मैके वापस आ गई अपने अबू के साथ जी, मैके आ गई। और हस्बैंड, ये तो अब हस्बैंड को चाहिए था कि अगर उसने की है वालिदैन की नाराजगी या जैसे भी उन्होंने किया वो निभाते, जैसा भी था। यहाँ तक मैंने उसे कहा था चलो ठीक है आप ताल्लुक रखो, वालिदैन के घर ही मैं बैठी हूँ, आप ताल्लुक रखो। यहाँ तक मैं कॉल नहीं करता था, यानी कि वालदा के कहने पे चलता था जो भी था। अच्छा ठीक है। तो इस वजह फिर मैंने उस टाइम खुला का केस किया। उस टाइम भी उसने यही कहा आके कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता, आप जो शराइत कहे मैं लिखने के लिए तैयार हूँ। उस टाइम फिर वकील ने एक हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ, इस्ताम हुआ कि अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो 15 लाख रुपया दूंगा, अगर दूसरी शादी करूंगा तब मैं दूंगा। यानी कि यही था, मुझे एतमाद नहीं था कि भाई ये किसी भी वक्त छोड़ सकता है, सही, भरोसा ही नहीं मुझे, कॉन्फिडेंस खो चुकी थी उस शख्स जी पे। हाँ। तो फिर इसी तरह फिर दोबारा कंप्रोमाइज हुआ, गई वही सिचुएशन। और जब बेटी पैदा हुई तब भी उसकी वालिदा ने यही कहा कि ये तो पहली बेटी हो गई है, ऑपरेशन हुआ है, हमारा इकलौता बेटा है, पता नहीं आगे वारिस मिले या ना मिले। तो उसे कह रही थी छोड़ दो आप। अच्छा ओके। उसको फोर्स कर रहे थे कि आप छोड़ दो। राइट। तो फिर आपने कहा कि मैं इस शख्स पे भरोसा नहीं करती जो रोज मुझे उठ के ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो फिर देन उसने कहा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। एक कॉम्प्रोमाइज हुआ, एक स्टैम्प पेपर, जिस पे उन्होंने आपसे कहा कि या वो आपको डिवोर्स करेंगे या अगर वो आपको छोड़ते हैं, यही इनकेस दूसरी शादी करते हैं तो वो आपको 15 लाख रुपए और मारपीट भी नहीं करूंगा और किसी रिश्तेदार की तरफ। अच्छा ये जो एक ये तो इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो हुआ आप लोगों के बीच। सो ये इस तरह के स्टैम्प पेपर्स या ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनकी क्या हैसियत होती है? देखिए उसमें ऐसा हुआ कि जब एक केस चल रहा होता है ना तो दोनों पार्टीज जब आउटसाइड द कोर्ट जाके पैचअप करती हैं तो उसमें आपस में एक टर्म कंडीशन तय करती हैं। जैसे कि इस बच्ची ने कहा कि हमें इसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं रहा कि अगर हम केस को वापस ले लेते हैं, केस खत्म करवाने के बाद इसका रवैया वही होगा ताकि इसको इससे कुछ ना कुछ लिखवा लें। इनकी नियत में खोट नहीं था। ये बच्ची रहना चाहती थी ताकि उसको ऊपर एक डर खौफ की फिजा रहे कि मैंने अब चीजें लिख के दे दी हैं, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो मुझे जुर्माना देना पड़ेगा और मुझे जो है फिर ये कोर्ट के अंदर घसीटेंगे। हुआ ये कि शहजादपुर के अंदर हमने केस किया था, वहाँ पे सिंध के अंदर जो है ना, वहाँ फैमिली सूट के अंदर एक अंडरटेकिंग उसने लिख के दी स्टाम्प पेपर के ऊपर कि मैं इसको चार दीवारी में रखूँगा, इसको मेंटेनेंस दूंगा, इसके बच्चे का मेंटेनेंस दूंगा, इसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मारपीट नहीं करूँगा, अगर विदाउट रीज़न के जो ना मैं इसको डाइवोर्स दूंगा तो 15 लाख रुपये जुर्माना दूंगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद ये वापस चली गई। अच्छा। वापस जाने के बाद जब केस खत्म हो गया कुछ अरसे के बाद वही सिलसिला शुरू हो गया दोबारा। फूफो ने कहा अभी तो ये तुम्हें बांध के लेके आई, अब तो तुम मार नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते, अभी तो तुम्हें बांध के ले आई। अच्छा बांध के ले आई है। उन्होंने उनको फिर जो है ना वो माँ ने फिर जो है वो एक वो के वो गैरत वाली बात आ जाती है ना कि उसने तुम्हारे साथ ये कर दिया, देखो वो इतनी मजबूत हो गई। हालांकि ऐसी कोई बात होती नहीं है, ये इंसान को मार देती है, बुरा हाल करती है। फिर उन्होंने वो दोबारा से उसी रवैये में वापस आ गए। वो कहते 15 लाख क्या है, कुछ भी नहीं, इतने बड़े जिम्मेदार हैं, 1 एकड़ एक 6 महीने की फसल ही तो है। ओके हाँ, तो मैं अपना बदला ले लूं, उसके बाद मुझे देना होगा। तो फिर आप कितना अर्सा रही उनके साथ? वहाँ मैं कह रही 2 महीने रही, फिर बच्चा पैदा बेटा होने वाला हो गया। अच्छा। वहाँ यकीन करेंगे वहाँ जाके 9 साल मेरी शादी को हो गए, वहाँ 1 महीना मेरा ख्याल नहीं कि मैं लगातार वहाँ रही हूँ, क्योंकि नौबत ही नहीं आती थी वहाँ। हालांकि जब बेटा प्रेग्नेंट थी, बच्चे के वालिदैन ने यही चाहा कि हम इसे नहीं लेके आएंगे, भाइयों ने ये कहा ये उनकी जिम्मेदारी, उन्हें निभाने दो। लेकिन यकीन है इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई थी कि घर वालों को यही डाउट था कि ऑपरेशन होगा, चाहे बच्चा भी इतना वीक है, ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहे थे। तो मैंने फिर ये अपने हस्बैंड को कहा मैं नहीं जाऊँगी, अगर आप मुझे खुद छोड़ के आओ अम्मी वालों के पास तो मैं जाती हूँ, वरना मैं उन्हें कॉल नहीं करूंगी, क्योंकि हर कोई ये कहेगा वालिदैन आते हैं ले जाते हैं, भाई आते हैं ले जाते हैं, ये सिचुएशन खराब होती है। अच्छा मुझे खुद फिर ये वहाँ माँ के हाथों तंग आके वहाँ छोड़ के आए।
अच्छा, तो कभी जब आपके हस्बैंड, आपने कहा आपके साथ अच्छे थे, ठीक है, अब हम एक मर्द की ये साइड भी तो देखें ना कि वो अपनी माँ की मुखालिफत के बावजूद भी आए, ठीक है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया, क्योंकि एक होती है ना, अना भी चीज़ होती है कुछ देर के लिए। अगर हम उस एस्पेक्ट को भी देखें डॉक्टर साहब, कि एक होती है ना, मैं ऐसा क्यों करूँ, नहीं मेरे निकाह में मैं तो उसको वैसे, मैं कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानता, मेरे निकाह में मैं इसको ऐसे ही लेके जाऊँगा, मुझे किसी चीज़ पर साइन नहीं करनी, एंड यू आर बाउंड टू गो। अगर नहीं जाना चाहती तो आप ना जाती, अदरवाइज अगर कॉम्प्रोमाइज की बात होती तो आप जाती, बट उस शख्स ने आपके लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया फॉर अ टाइम बीइंग। अब अगर वो मर्द कच्चे कान का है या कुछ है, तो फिर उस पर आकर सारे जो है वो मामलात ख़राब होते हैं। आपने कभी कहा नहीं कि हम थोड़ा, मुझे आप अलग रख लें, अगर आपकी माँ की वजह से मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि आप लोग अलग से कुछ छोटी सी जगह लेकर आप लोग रह लेते, इस तरह की कोई आप लोगों के बीच डील नहीं? यकीन करें, मेरा अपना घर मेरे वालिद ने लेके दिया, मैंने उसे यहाँ कहा आप बेशक वहीं रहो, कभी महीने में आ जाना। अच्छा, बेशक यहाँ अगर आपके वालिदैन उनको ये कहते थे कि मैं अकेला हूँ, वो कहते हैं मुझे तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, अगर तुम्हारा कहना मानूंगा, तुम्हारे पास आऊँगा तो मसला ख़राब हो जाएगा। अच्छा। ये है वो, इतना तब यहाँ तक कॉन्टैक्ट नहीं करता था। फिर मुझे इस बात पे हैरत होती थी, मर्द इतना वो नहीं है कि इतना मजबूर हो, मर्द इतना मजबूर है कि वो माँ से, या इतना मजबूर है कि अपनी फैमिली या अपने बच्चों से बात करने के लिए टाइम नहीं। राइट, वो खुद ही उसकी नीयत में खोट है। सही। तो उसके बाद जो है आप 2 महीने बाद वापस वो आपको आपकी माँ के घर छोड़ गए? मेरा बेटा जी पैदा हो गया, फिर 2011 में अबू वालों ने ही खर्चा किया, सारा तमाम खर्चा। उसके बाद फिर मैंने यही कहा कि भाई देखो 15 लाख का हुआ, वो आ नहीं गए मेरे पास, मैंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, बच्चों की खातिर मैं बैठी हूँ, इस तरह करो आप अलहदा घर ले लो, मेरे नाम नहीं, मेरे बच्चों के, बेटी के नाम लगवा दो या बेटे के नाम लगवा दो, हम अलहदा अपनी हंसी खुशी एक बार मुझे हो तो जाए कि वाकई में अपना घर आबाद कर सकती हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ ये मामला देखें ना कि वैसे तो ये हमारे यहाँ कुछ जगहों पे रिवाज भी है कि जो है बेटी को माँ के घर भेज दिया जाता है, इस तरह की जब भी कंडीशन होती है, बट यहाँ पर जो है वो सिचुएशन खुशी वाली नहीं थी। यहाँ पर ये था खुद ज़बरदस्ती छोड़ के आया गया कि आप खुद निभाओ, आप सब करो। ऐसे मामलात में एक औरत, क्योंकि वो अपने आप को बहुत वो भी फील करती है, लो भी फील करती है कि मुझे मेरा हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा, फिर मेरा खर्चा मेरे घर वाले उठा रहे हैं, तो वो एक अजीब ट्रॉमा से गुजर रही होती है, साइकोलॉजिकली भी वो अपने आप को बुरा महसूस करती है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हमारा लॉ या कोई इस तरह की चीज़ मौजूद है कि औरत ये कहे कि इसकी जिम्मेदारी है, ये इस चीज़ को पूरा करेगा? जी बिल्कुल है। देखिए पहले तो ये एक तो इनके अपने फैमिली का मामला था, उसके बाद जब इसको छोड़ के चला गया तो उन्होंने फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, जो मेंटेनेंस वगैरह नहीं दे रहा था। देखिए ये तो शोहर की जिम्मेदारी बनती है। फिर इन्होंने मेंटेनेंस का केस किया जो कि इनके हक में हुआ है, जो अभी तक चल रहा है। इसके अलावा जो है ना, जब ये मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ तो उसने क्या किया कि फिर इसको डिवोर्स दे दी जो ना, विदाउट रीज़न के डिवोर्स दे दी जो ना। ठीक है, अब आप कोर्ट गई हैं तो ठीक है, हम आपको डिवोर्स दे देते हैं, बजाय उसको कंप्रोमाइज़ करता है या अपने बच्चों को। नाजायज़ बात तो नहीं कर रही थी, 2 बच्चे अब आप, लेकिन इन्होंने हर तरह से जो है ना कंप्रोमाइज़ किया। इन्होंने कहा आप अलग घर लेके हमें रखें, अगर आप अपने घर में नहीं रह सकते, आप प्रॉपर्टी लेके अपने बच्चों के नाम पे कर दें, ठीक है, चलो मेरे नाम पे नहीं करें, चलो आपकी औलाद है ना, बड़ी होके आपके पास ही जाएगी ना, उस बात पे भी नहीं है। जब मेंटेनेंस फिर मांगा नहीं दिया, फिर उन्होंने मेंटेनेंस का केस किया तो वो इनके हक में हुआ है। उसके बाद जब डिवोर्स दिए ना, फिर जो उसने अंडरटेकिंग दी थी उसका फिर हमने सूट फाइल कर दिया कि भाई आपने विदाउट रीजन के दिए, जब आपने 15 लाख रुपए लिख के दिए वो अब आप में दें जाना। नहीं, उसका केस डिवोर्स के लिए क्या रीजन दिया? डिवोर्स के लिए कोई रीजन देना पड़ेगा। ठीक है, रीजन तो उसमें यही है कि देखें, अब मर्द कुछ भी रीजन दे सकता है कि मेरे घर में नहीं रहती है, लेने जाता हूँ, ये आती नहीं है, माफी मांगता हूँ, बरादरी लेके जाते हैं, लेकिन बार बार वही रिपीट होता जाए, ऐसे लाइफ थोड़ी गुजरती है कि अब वो आ गया, उसने सॉरी कर लिया, मैं चली जाऊँ। एक बार, 2 बार, 3 बार माफी की भी कुछ हैसियत होती है, और जब वो बार बार कही जाए तो वो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं वो फैमिली मैटर्स, वो इश्यूज़ जो शायद बहुत सारे लोग इस वक्त उस सिचुएशन से गुज़र रहे होंगे कि आप जिस शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो आपका हस्बैंड है, वो आपका नान नफ़का पूरा नहीं करता या आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, लेकिन आप यही कि मेरा घर चलता रहे, मेरा घर बसा रहे, आप अपनी इज़्ज़त को बचाकर जो है और अपने घर को बचाने के लिए हर औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है। कुछ जगहों पर शायद मर्द भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि सारे मर्द ही गलत हैं या मैं ये कहूँ कि सारी औरतें ही मजलूम हैं, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से समझदारी दिखाई जाती है,
तब कहीं जाकर चीज़ें चलती हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि समझदारी दिखा दिखा के भी इंसान तंग आ जाता है, और उसके बाद वो कहता है कि अब मेरे पास इतनी समझदारी नहीं कि मैं इस मुश्किल वक्त को जो है अब वो गुजार सकूं। और फिर उसके लिए आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं, चाहे वो खुला हो या तलाक की तरफ लोग बढ़ते हैं, तो यकीनन नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जब आपका कोई गला दबाकर आपसे कहे कि तुम जीते रहो, तो आप सोचें कैसा लगेगा। एक लम्हे को महसूस करें उसके बाद, क्योंकि हम बहुत जल्दी हम जजमेंटल बड़े हैं ना। एक अगर हम कहते हैं अच्छा एक औरत ने खुला ले लिया, तो बस फिर यही होता है कि अच्छा खुला लिया है तो फिर औरत की अपनी मर्जी होगी या उसकी अपनी गलती होगी। सो महसूस करें दूसरे के दुख को। कोई भी अपनी घरस्ती नहीं उजाड़ना चाहता या अपने घरों को बर्बाद नहीं करना चाहता। आपके हस्बैंड ने एक अंडरटेकिंग दी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपको डिवोर्स कर दिया, और अब वो कह रहे हैं कि मैं वो पैसा नहीं दूंगा। सो अब आपने केस उनको जी बिल्कुल, हमने सूट फॉर रिकवरी हमने फाइल किया है, ठीक है। अब उसमें उसको नोटिस जो है ना चले गए हैं, अब कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट इसका फैसला करेगी। जो तो उसने लिख के दिया वो तो उसको मिलेगा, लेकिन बात यह है ना कि यहाँ पे एक घर तो खराब हो गया ना। अब वो दूसरी शादी जो है ना, ये मुझे बता रही थी कि उसने दूसरी इंगेजमेंट की है। अच्छा। अब जो दूसरी जगह शादी कर रहे हैं उसको 25 एकड़ जमीन लिख के दी है उसकी। जो अभी से मतलब माँ की मर्जी से करे, अब ये फिर अपनी मर्जी से करे। ये तो नहीं पता है जो ना, लेकिन बात यह है कि अगर वो अपने घर को बचाता, अल्लाह पाक ने उसको औलाद दी थी, इसके अलावा 2 खानदान जो है ना, खानदान की रिश्तेदारी थी जो ना, आप इस रिश्तेदारी को निभाते यकीनन जो है ना आप बहुत फायदे में रहते हैं दोनों। अब देखें बात यह है कि एक तो चाचा से कता ताल्लुक हो गया, आप खुशी गमी में नहीं जाएंगे। अब ये एक इख्तलाफात खानदान के अंदर पैदा हो गए। एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि जो है ना आपने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी, तो क्या वो इसके जो भाई होंगे या जो उसके दूसरे रिश्तेदार होंगे वो उसको अच्छा समझते होंगे जो ना, कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे जो ना, ठीक है। तो ये आपने एक दरार डाल दी खानदान के अंदर जो ना, जो खानदान को आपने बचाने के लिए या मिलाने के लिए जो ना एक शादी की थी, वो एक आपके लिए मुसीबत बन गई जो ना। तो मैं समझता हूँ कि ये उसका गलत फैसला था। बहरहाल ये है कि इनका राइट उनको मिलेगा, बच्चे इनके पास हैं, बच्चों का नान नफ़का इनको मिलेगा, लेकिन यह है कि बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना, जो एक दोनों वालिदैन मिल के अगर उनकी तरबियत करते तो शायद वो एक अच्छे शहरी बनते। तो ये तो एक बाप के लिए भी बड़ी महरूमी की बात है ना कि उसकी औलाद मौजूद है, लेकिन वो अपनी औलाद कि वो फलते फूलते दिन नहीं देख सकते, वो अपनी औलाद के साथ वो उस लम्स को महसूस नहीं कर सकते। अब अल्लाह ना करे कल को आपको तकलीफ़ होती है या कोई मुश्किल आती है, तो आपकी औलाद को, हाँ रब ने जो माँ बाप की मोहब्बत दिल में डाली, अगर वो उनकी तरबियत अच्छी हुई तो शायद वो ज़िंदा रहे तो ठीक है। अदरवाइज़ एक वक्त आएगा जब औलाद को माँ बाप की ज़रूरत होती है या माँ बाप को औलाद की ज़रूरत होती है, तो वो जो एक खिंचाव होता है रिश्ते का, वो उन बच्चों में मौजूद ही नहीं होगा, क्योंकि उनके बाप को उन्होंने वैसे देखा ही नहीं, उंगली पकड़ के स्कूल ले जाते हुए, आंसू साफ करते हुए, ख्वाहिशें पूरी करते हुए, या माँ को ये कहते हुए कि नहीं बेटा अब्बू आएंगे तो फिर यहाँ जाएंगे, अब्बू से पूछ के ये काम करेंगे। ये जो बाप का जो बड़ा मर्तबा औरत बनाती है ना अपनी बच्चों की नज़र में, वो इसीलिए बनाती है ताकि वो बाप तो घर पे नहीं होता, पूरा दिन माँ के पास होते हैं बच्चे, लेकिन माँ हर चीज़ में कहती है अब्बू से पूछेंगे, अब्बू कहेंगे तो ये काम करेंगे, अब्बू कहेंगे तो ये करेंगे, क्योंकि वो चाहती है कि जो मेरा सरबरा है मेरे बच्चे भी उसको वही मान दें, वही इज्जत दें जो एक बाप डिजर्व कर रहा होता है। लेकिन जब वो शख्स ही उस चार दीवारी में नहीं होगा तो उसका मान, उसकी इज्जत, उसका रुतबा एक औरत कैसे बना पाएगी? इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं, बड़ा मुश्किल है, और इस मुआशरे के अंदर खसूसन रहना बड़ा मुश्किल है। देखें जब अभी तो बच्चे छोटे हैं ना, अभी वालिदा संभाल रही है, अगर ये पहली बात तो ये बच्चे उसको पहचानेंगे नहीं। अगर वो कोर्ट में केस करके बच्चों से आके मीटिंग करता है, 2 घंटे की मीटिंग करेगा, महीने में 2 मरतबा करेगा, जो क्या बच्चे उसको पहचानेंगे? कल को यही बच्चे बड़े होकर जब अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे या अपने गली में खेलेंगे तो लोग उनसे क्या कहेंगे, आपका बाप कहाँ है? हाँ, तो उसके बाद उनके दिमाग में इस तरह की बातें आएंगी तो वो क्या सोचेंगे कि फिर कल को जाना, वो फिर जब बड़े होंगे तो वो यकीनन जो है ना वो मोहब्बत नहीं करेंगे, नफरत करेंगे जो ना, वो फिर इंतकाम लेंगे, बोलेंगे कि आपने हमारी वालिदा के साथ ऐसा किया था, आपने बचपन में हमें छोड़ दिया था, आपने हमारी तरबियत नहीं की। ये फिर जो हम चीज़ें देखते हैं ना कि वो फिर वो प्यार मोहब्बत नहीं रहेगी, और उसके बाद फिर इंसान सारी ज़िंदगी पछताता रहता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, हाँ। और मैंने क्यों की जो ना, उसको पछतावा बाद में होता है जो ना, जब इंसान जो है ना जब गलती कर बैठता है। कि आप अपनी माँ की बात ना सुने या आप अपनी माँ को मान ना दें, नो ज़रूर दें आप, लेकिन एक औरत जो अपना घर छोड़ के आपके लिए आई है उसके भी कुछ हुकूक हैं, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। आपने माँ की भी इज्जत कम नहीं करनी, आपने उनकी भी बात रखनी है, लेकिन आपने बीवी के भी पूरे हुकूक अदा करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक रिश्ता निभाने के लिए आप दूसरे
दूसरे रिश्ते की इज्जत ही पामाल कर दें, उसका तहफ़्फ़ुज़ ही ख़त्म कर दें। वो औरत जो अपना घर बार छोड़ के आपके लिए आई है, आपको इतना आप जब सरबराही की बात करते हैं तो आपको इतना मेंटली मैच्योर होना चाहिए कि आप दोनों रिश्तों को बेहतर तरीके से जो है वो चला सकें, और यही एक कामयाबी है। और आपको बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं है, आपकी औलाद आपके साथ है और आप एक मजबूत औरत हैं। अल्लाह ने आपके पैरों तले जन्नत रखी है, आपको औलाद से नवाजा है, आपके घर रहमत भी है, आपके घर नेमत भी है। और यकीनन ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको कानूनी मदद देंगे, आपको इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन आप अपना फ़ैसला रब पर छोड़ें, क्योंकि जिस शख्स ने आपको रोज़ टॉर्चर किया है, आपको जहनी अजियत दी है, उसका जो है वो कोई भी मदावा नहीं कर सकता। लेकिन जब रब इंसाफ करने को आता है ना, तो फिर ऐसे ही लोग तड़पते हैं, ऐसे ही लोग मुश्किल में आते हैं। अभी तो हिम्मत है, पैसा है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है ना, तब सारी चीज़ें जहन में नज़रों के सामने आने लग जाती हैं। तो मैं एक चीज़ आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ, यहाँ तो अंडरटेकिंग साइन हुआ था, ठीक है, अगले शख्स ने एक्सेप्ट किया था कि मैं ये करूँगा, तो चलो हमारे पास एक पर्चा मौजूद है। लेकिन वो ख़वातीन जिनके हस्बैंड से कभी कोई अंडरटेकिंग ना हुई हो या ऐसा कुछ ना हुआ और उनके हस्बैंड को डिवोर्स कर देते हैं, बच्चे औरतों के पास मौजूद हैं, देन मेंटेनेंस के लिए वो किस तरह कानूनी मदद ले सकती हैं? देखिए, मेंटेनेंस तो वो फैमिली कोर्ट के अंदर जाके जो है ना निकाहनामा साथ लगाती हैं, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं, शादी की डेट हम मेंशन करते हैं, मेंटेनेंस का केस तो वो फाइल कर सकती हैं। हाँ, अगर आप देखती हैं कि अगर आप कहीं कोई और सेफ्टी चाहते हैं लड़की की या बच्चे की, जब आप निकाह करते हैं निकाहनामे को पढ़ें, उसके जो तमाम कॉलम्स हैं उसको गौर से समझें। हाँ। काजी से 2-4 दिन पहले लें, उसके ऊपर आप डिस्कस करें, डिबेट करें, उसके बाद वो तमाम शक्कें जो है ना जो उसकी हैं पुर करें। उसके अंदर कुछ शर्त शराइत हैं, अगर आप निकाहनामे में भी लिख सकते हैं उसको। इसके अलावा आप एक अलग से जो है ना वो स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है एक एग्रीमेंट मुआहदा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई खदशात हैं तो उसमें जो है ना आप अगर बच्ची की सेफ्टी कर देंगे तो आने वाले वक्तों में वो तमाम चीज़ें अगर वो शख्स छोड़ता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लिखा हुआ आपके काम आता है। अमूमन हम देखते हैं कि जब निकाहनामा और शादी होती है उसको हम पढ़ते नहीं हैं, हम पूरा क्रॉस कर देते हैं। हमने लास्ट टाइम आपने डिस्कस भी किया था। उसके बाद जब वो कोई मसला होता है, बच्ची नाराज़ होकर आती है, कोई झगड़ा होता है, जब हम वकील के पास जाते हैं वो तो वकील साहब कहते हैं दिखाएं हक महर कितना लिखा हुआ है। हाँ। 500 रुपये। अच्छा जी, इसके अलावा ये बताएं कोई खास शराइत कुछ भी नहीं है, सब काटा हुआ। तो भाई आपको तो कुछ नहीं मिलेगा, बस सिंपल आप खुलेगा केस फाइल करें, आप जो है ना हक महर आपको छोड़ना पड़ेगा और बाकी आप मेंटेनेंस का केस कर लें, जो ना मेंटेनेंस आपको मिलता रहेगा। तो उसमें कोई जो है ना वो सिक्योरिटी नहीं होती। हाँ, वो यही होता है ना, हमें होता है कि अल्लाह ना करे हमने कोई चीज़ इनसे कह दी तो वो ये कहेंगे कि शायद ये बेटी को बसाना नहीं चाहते, इनके दिल में कोई खोट है। और वो एक चीज़ जो है ना वो इंसान के सारे जज्बे को ख़त्म कर देती है। और ये सच बात, ये हकीकत है। बड़े बड़े समझदार लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, जैसे लड़के वाले कह रहे हैं जो हो रहा है वैसे चलने दो, उनकी मान लो। बेटी दे रहे हैं, इज्जत से दे रहे हैं, ब्याह के जा रही है, मांगने आए थे, वो रिश्ता मांगने आए थे। लेकिन ये तो है ना, इससे तो इनकार ही नहीं है। इससे इनकार नहीं है, लेकिन आप जो है ना अगर देखें, अगर कोई अच्छा बेहतर फैसला रिश्ते तैयारी से पहले, निकाह से पहले अगर आप कर लेंगे तो आने वाले वक्तों में आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर आप नहीं करेंगे, आप जल्दबाजी में जो है ना करेंगे या कुछ चीज़ छुपाएंगे तो कुछ मेंशन नहीं करेंगे तो फिर आगे जब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी, साफ ज़ाहिर जो है ना मियाँ बीवी के दरमियान भी झगड़ा होता है, दो ख़ानदानों के दरमियान भी होता है, छोटी छोटी, या तो फिर आप बर्दाश्त करें। अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर कम से कम जो है ना इतनी आपके पास जो है ना एक सिक्योरिटी होनी चाहिए जो कल को आगे आप बात भी कर सकें और अगले को भी खौफ महसूस होगा मैंने ये चीज़ें लिख के दी हैं और मुझे इसका मेरा कुछ भी नहीं, वही जो आम इस्लामिक शरी तरीके से होता है, कुछ वही था। तो और अब आप बच्चों को, अभी आप अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं? जी, पेरेंट्स के साथ। आपके भाई हैं? जी, भाई हैं। तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है वो करते हैं मुझे सपोर्ट। ठीक है, लेकिन उनका अपना भी घर होगा ना, एक इंसान किसी के लिए कितना जितना भी कर ले वो भी बड़ी बात है आज के दौर में। तो अब आप खुद कैसे बच्चों को मैनेज करें, क्योंकि अभी तक तो मेंटेनेंस नहीं मिला है ना आपको, आप खुद कुछ कर रही हैं? कुछ काम? मैं टीचिंग कर रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वैसे अबू वाले भी पीछे से अच्छे हैं, देते हैं, और मैं वो तो यहाँ तक चाहते हैं भाई वाले, जैसे आपको पता है कि गाँव का माहौल यहाँ शराबपुर छोटा सा है, वो तो चाहते हैं ये केसेस नहीं करें। हाँ। कि ठीक है, वो तो कहते हैं हम तुम्हें डबल दे देते हैं, इससे अगर वो देता है हम डबल छोड़ दो, ये सारी सिचुएशन 15 लाख वाला सब कुछ छोड़ दो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैंने उनसे यही कहा, मैं आपकी हर बात मानूंगी लेकिन इस बात से मुझे मना नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल बच्चे मेरे बड़े होंगे मुझसे पूछेंगे कि आपने हमारा राइट्स क्यों नहीं मांगा, जब था हमारा क्यों नहीं मांगा। अच्छा, तो मैं ये नहीं कहा कि मुझे मेरे बच्चे दे दो, मेरा बेटा, मेरी नहीं, वो पता क्या कहते हैं, उनकी सोच यहाँ तक है कि कल अगर शादी करेगी बच्चे हमारे पास आ जाएंगे, बस इतनी सोच इतनी है। अगर उन्हें बच्चों से मोहब्बत होती तो वो ये दिन नहीं आते। उन्हें सिर्फ मेन चीज़
सिर्फ पैसे से मोहब्बत है, एक दौलत से मोहब्बत है बस। अच्छा, नहीं तो वो आपके हस्बैंड जो हैं वो उनको होता नहीं है मैं बच्चों को देखूं, बच्चों से मिलूं, नहीं आते हैं मिलने के लिए? ये चीज़ होती तो वो यहाँ तक नौबत ही क्यों आती। राइट। सो ये क्योंकि नॉर्मली ऐसा ही होता है ना कि वो ना कहते वो तुम तो मिलते चले हैं, गए, हाँ, ठीक है मेरे ना बच्चे मिलते तो हैं मुझे ना दे खर्चा दो। देते, हाँ। ना मिलते हैं ना खर्चा देते हैं Right. उनको, क्योंकि ना यहाँ तक के 15 महीने मेरा केस चलता रहा, वालदे ने कभी इसको अकेले नहीं आने दिया। ये ना कि इनकी आपस में राइट क्योंकि दादियों को तो बहुत होता है ना अपने कहते हैं असल से सूत प्यारा होता है, तो वो दादी के क्या हुए, पोता पोती हुए ना, हाँ पोता पोती हुए, उनको देखना, उनकी मोहब्बत, वो सारी चीज़ें, जैसे कितने मजबूत दिल के लोग ऐसे होते होंगे जो उस पैसे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके लिए वो हंसते खेलते बच्चे, वो मुस्कुराहटें, वो रिश्ते कोई हैसियत ही नहीं रखते। लेकिन हाँ ऐसे लोग मौजूद हैं, ये दुनियादारी है और दुनियादारी में सारे लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये तो मामला है कि अगर औरत दूसरी शादी की तरफ बढ़ती है तो फिर बच्चों को जो है वो उस तरफ जाना पड़ता है। लेकिन जो मैं अभी मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, कितने अरसे में ये मामला रिजॉल्व हो जाता है कोर्ट की तरफ से? देखो मेंटेनेंस तो फैमिली सूट तो जो होते हैं तकरीबन 6-8 महीने में डिसाइड हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है। अगर वो देना शुरू कर दे तो ठीक है, वरना फिर इजरा डिग्री हम फाइल करते हैं, कोर्ट उसके जरिए जो है ना दिलवाती है, और जो कोर्ट ऑर्डर करती है जब तक बच्चे बड़े नहीं होते वो उनको मिलता रहता है। और जहाँ तक बात की ना कि अगर ये दूसरी शादी कर लेती हैं या जो है ना वो शादी कोई कर भी लेते औरत करती है, अदालत उसमें जो है ना बच्चों की वेलफेयर को देखती है। अच्छा। कि बच्चों की वेलफेयर किसके पास, अगर बिलफर्ज उन्होंने दूसरी शादी कर ली, अब बच्चे छोटे हैं, बच्चे माँ के बगैर नहीं रह सकते, जितना केयर माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता है ना। लेकिन बेटी 10 साल तक, बेटा 7 साल तक तो माँ के पास रहते ही है ना, ठीक है। लेकिन उसके बाद आगे फिर कोर्ट देखती है कि इनकी वेलफेयर जो है ना बच्चों की कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, तो ना वो बाप कर सकता है या माँ कर सकती है। उसके बाद फिर एविडेंसेस चलाने के बाद कोर्ट फिर ऑब्जर्व करती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि आया बच्चे किसके पास होने चाहिए। ओके राइट, वो अपने फिर एक ओपिनियन देती है। मेंटेनेंस दी जाती है, अब इसमें क्या है, बच्चे क्योंकि उसकी पढ़ाई भी है, अल्लाह ना करे कोई बीमारी आ जाए तो भी है, उसका खाना पीना है, उसका लाइफस्टाइल है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, 10 चीज़ें हैं जो बच्चों की आपको करनी होती है। सो ये क्या किस वो उसमें क्या क्लासिफिकेशन? देखिए अगर बच्चे छोटे हैं तो कोर्ट उस वक्त जो है ना कम खर्चे का ऑर्डर करती है। अगर जब केस अगर आपका डिसाइड भी हो जाए, वैसे तो 10% जो है ना वो पर ईयर बढ़ा देते हैं ना, ठीक है, 10% जो है ना हर साल बढ़ता है। अगर इन केस उसमें बच्चे बड़े हो जाते हैं, किसी अच्छे स्कूल में जाते हैं, तो उस वक्त वो जो एक्सपेंडिचर है बच्चों के जो है ना उसको साथ लगा के एक एप्लीकेशन 151 की दे के उसमें कोर्ट उनको नोटिस करती है। उसके बाद कोर्ट बुला के कहती है भाई बच्चे बड़े हो गए, अब आप इसमें जो है ना कुछ इजाफा कर दें मेंटेनेंस के अंदर, तो वो भी हो सकता है। लेकिन हर चीज़ का एक स्टेज होता है, वक्त होता है। उसके बाद जो है ना हम ये भी देखते हैं कि बाद का जो है ना वालिदैन खुद भी जो है ना केस भी नहीं करना पड़ता, वो उनको मनी ऑर्डर भी कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। लेकिन ये तो एहसास की बात है ना, हाँ। ये तो एहसास की बात है। और अगर यहाँ पर केस ये होता कि इन्होंने अगर खुला दायर किया होता तो शायद कंडीशन बड़ी डिफरेंट हो जाती फिर लेकिन चाहे खुला हो या डिवोर्स हो, मेंटेनेंस तो आपको देनी है ना। ये तो मियाँ बीवी का मामला है, इसमें जो बच्चे आपके हैं उनको तो आपने, उनकी जो जिम्मेदारी है, जो उनके नान नफके के मसाइल हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, उनको तो आपको डेफिनेटली पूरा करना पड़ेगा। लेकिन कोशिश यही करें कि इस लेवल तक जो है वो आप अपने रिश्ते को लेकर नहीं आए। और यहाँ पर ये एक मर्द की ही सोच है जो अपने घर में बैलेंस जो है वो कायम करता है, अदल कायम करता है। अदल का मतलब ये होता है कि बराबरी, उसके बाद इंसाफ करना, अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना। अदल और इंसाफ, बराबरी, और फिर उसके बाद जो है ना ये फैसले, ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, पैरेलल चलती हैं, तभी एक घर जो है वो आगे बेहतर तरीके से जो है वो चल पाता है। लेकिन जब कोई इस तरह का, आज मैं चाहूँगी आप मर्दों को, क्योंकि आप माशाल्लाह से जो है वो ख़वातीन के हक़ पर बात करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि देखें यहाँ बैठे मर्दों की बात करें। और मैं फिर ये कहूँगी जहाँ अच्छाई है, हमने अच्छी बात भी की, तो आप यहाँ ख़वातीन का साथ दे रहे होते हैं। आप एक मिसाल हैं कि जो मर्द मेंटली स्ट्रॉन्ग है ना, जिसको ये पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, वो ये नहीं सोचता कि सामने मुझे औरत को इंसाफ दिलाना है या मर्द को। हमारे जो माशरे के ऐसे मर्द हैं जो ये अदल नहीं कायम कर पाते, उनके लिए कुछ कहिए आज आप। देखिए हम तो दोनों का साथ देते हैं, हाँ, सीधी सी बात है। साफ हम खवातीन का भी साथ देते हैं, मर्दों का भी देते हैं, और हमारे पास जो भी आता है हम उसकी हेल्प करते हैं। लेकिन
कानून के दायरे के अंदर जो है इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए जो है, ठीक है, अगर कोई शोहर भी आता है, अगर वो गलत है, हम उसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। इवन बहुत सारे केसेस हैं जिनके अंदर फैमिली कोर्ट्स के अंदर मैंने कंप्रोमाइज़ करवाए हैं, दोनों फैमिलीज़ को जो है ना हमने बिठाया है, उनके वकला से बातचीत की है और बहुत सारे घर हमने बचाए हैं। कोशिश हमारी भी यही होती है। और इवन के जो हमारी फैमिली जजेज़ हैं उनकी भी यही कोशिश होती है, उनको बाकायदा जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उनको भी यही कहा जाता है कि आप खुला का फैसला करने से पहले दोनों को सुने, एक चांस और दें। जजेस भी माशाल्लाह जो हमारे हैं माशाल्लाह काफ़ी पढ़े लिखे हैं और वो कोशिश करते हैं दोनों की रिकंसिलिएशन करने की, पैचअप होने की। बहुत सारे केसेस के अंदर जो है ना बहुत सारे अच्छे जज साहबान हैं, उनने करवाए भी हैं। लेकिन जहाँ पे अगर पार्टीज नहीं मानती है तो जजेस भी कुछ नहीं कर सकते जो ना, ठीक है, वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन साथ साथ देखें, मैं मर्दों के लिए यही पैगाम दूंगा कि अगर आप अपनी हैं तो सबसे पहले जो है ना, आप अगर आप किसी की बच्ची को लेके आते हैं, आप शादी करके आते हैं तो उसको बराबर का हक दें, ठीक है, अपनी औलाद को हक दें। इसके अलावा साथ साथ जो है ना उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी इज्जत रेस्पेक्ट करें। आप घर के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं कि ताकि आपकी बीवी भी आपकी इज्जत करे, बच्चे भी आपकी इज्जत करें और एक मुआशरे में एक अच्छा शहरी बनकर जो है एक अच्छा खानदान आपका ना कि जो आप शादी करने के बाद गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। रुबीना साहिबा बहुत शुक्रिया, बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। लियाकत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।